मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ अगर आप इसे वास्तविक दुनिया में उपयोग नहीं कर सकते? आप इसे यहाँ उपयोग कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जितना हो सके उतना मजबूत बने ताकि परीक्षण को तेजी से पूरा कर सकें? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जून ने कहा जब उसने दक्ष को निराश देखा। एक गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ये सही है। आगे जो होने वाला है उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत है। वर्मिलियन मजबूत होने जा रहा है और मुझे पूरे ड्रैगन स्क्वाड का भी सामना करना होगा। मैं एक तरह से 2 राज्यों का सामना करूंगा। मुझे ताकत की जरूरत है, उसने बुदबुदाया और आशावादी रूप से सोचना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। यह एक अविश्वसनीय साधना संसाधन है। मैं इसे देखने के बाद कभी नहीं पहचान पाता। क्या तुम्हें कोई और चीज पता है जो मददगार हो सकती है? उसने जुन से पूछा। मैं और कुछ नहीं पहचानता, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण मूल्य की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता है। परीक्षण को समाप्त करने के लिए आपको राजा बनना होगा, और एक बार जब आप राजा बन जाते हैं तो क्या आपको वास्तव में खजाने की कमी होगी? इस दुनिया में एकमात्र चीज जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वह है लॉर्ब, लेकिन इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। शायद हम इसे अगले सेकंड में पा लेंगे या हम इसे कभी नहीं पा सकेंगे। जो भी हो, ये चीज वास्तव में दिलचस्प है, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। सच है, हथियार और बाकी सब बेकार है। जहां तक रक्षा की बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी सेंट ग्रेड फीनिक्स ब्लड रोग की तुलना कर सकता है। हालांकि मुझे अभी भी अपनी युद्ध भावना को जगाने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ एक खजाना उपयोगी हो सकता है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे मदद चाहिए। मैं देखूंगा कि इस जगह पर कोई जीवित है या नहीं, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वह नीलामी हॉल में ये देखने गया कि क्या कोई ऊपरी मंजिलों पर रह गया है, और उसे लोग मिल गए। वास्तव में उससे बहुत सारे लोग मिले। हालांकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है। जाहिर है सभी गार्डों को उसने मार डाला था। जहाँ तक लोगों की बात है, वे यहाँ छिपे हुए थे। तुम में से कौन यहाँ के खजानों के बारे में सबसे अधिक जानता है? जवाब दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे, दक्ष ने लोगों को डराने के प्रयास में गरजते हुए कहा। सभी लोग एक स्वर में पीछे बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। उस आदमी को गर्दन से पकड़कर दक्ष उसे खजाने के हॉल में ले आया। मुझे यहाँ के हर व्यक्ति के बारे में बताओ और यह क्या कर सकता है? दक्ष ने सख्त लहजे में आदेश दिया और उस आदमी को खजाने के सामने जमीन पर पटक दिया। हाँ, वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ और भयभीत नजर से दक्ष की बात पर सहमति जताए। ये गोलियथ रिंग है। अगर आप कल्टीवेटर हैं तो यह आपके सामने आधी QE की कीमत पर एक अवरोध बना सकता है। अगर आप कल्टीवेटर नहीं हैं, तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए QE क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। आदमी ने पहली वस्तु उठाई जो एक अंगूठी थी। उसने अंगूठी के बारे में बात करना शुरू किया और बताया कि यहाँ एक व्यक्ति QE क्रिस्टल कहाँ पा सकता है जिससे अंगूठी को शक्ति मिल सके। सरल बचाव के लिए बहुत अधिक QE खपत। इसके अलावा यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है। ये बेकार है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी दूसरी वस्तु की ओर बढ़ा, जो तलवार थी। हथियारों को छोड़ो, मुझे उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सभी कलाकृतियों को छोड़ दो। मुझे अन्य चीजों के बारे में बताओ, दक्ष ने कहा, इससे पहले कि सफेद बालों वाला आदमी अंगूठी के बारे में बात करना शुरू करता। आदमी ने अन्य कलाकृतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने सभी कलाकृतियों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया। दुर्भाग्य से उनके बारे में सुनने के बाद दक्ष ने पाया कि सभी खजाने बेकार हैं। उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी मदद कर सके।
अपने कल्टीवेटर को बेहतर बनाने के लिए एक क्यूई एनहांसमेंट फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे शुरुआत में जुन की मदद से मिला था। उनकी युद्ध भावना को जागृत करने में मदद करने के लिए भी कुछ नहीं था। चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दक्ष इमारत से बाहर निकल गया। सफेद बालों वाला आदमी ये देखकर दंग रह गया कि दक्ष इस जगह से कोई भी खजाना लिए बिना ही चला गया। उसकी नजर में सभी खजाने कीमती थे, लेकिन दक्ष ने एक भी नहीं लिया। उसे समझ में नहीं आया कि अगर उसे सबसे कीमती खजाना नहीं चाहिए था तो वह नीलामी घर में घुसा ही क्यों। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दक्ष ने बूढ़े आदमी को नीचे लाने से पहले ही एक खजाना ले लिया था। सड़ा हुआ सेब नीलामी घर से निकलने से पहले ही दक्ष की जेब में था। जब वह बाहर निकला तो उसने पाया कि सड़क के दोनों ओर रास्ता बंद था। सड़क के दोनों ओर सैनिक खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दल खास तौर पर दक्ष को मारने के लिए बनाया गया था। लगता है कि चारा अपना काम कर गया। जून, क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे कि मैं जाने से पहले कितनों को मार सकता हूँ? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ जून से पूछा। शर्त किस बात की है? जून ने दक्ष से पूछा। यदि आप जीतते हैं तो हमारी पिछली शर्त रद्द हो जाएगी, और यदि मैं जीतता हूं तो आपको मुझे एक चीज देनी होगी। मैं भविष्य में कुछ भी पूछ सकता हूं और आप मना नहीं कर सकते, दक्ष ने सुझाव दिया। एक चीज जो मुझे देनी है वह कोई यौन संबंधी चीज नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अगर तुम ये वादा करोगी तभी ऐसा करूंगी, जुन ने दक्ष से सख्त लहजे में कहा, जैसे उसे पता हो कि अगर मौका मिला तो दक्ष क्या मांग सकता है। जरूर, मैं ये वादा कर सकता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया, जैसे उसके मन में कोई यौन इच्छा ही नहीं थी। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम उन सभी को मार डालोगे और तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। वह जानती थी कि दक्ष कितना ताकतवर था। हालांकि यहाँ बहुत से योद्धा थे, लेकिन अपने नियमों की मदद से उसे विश्वास था कि वह उन सभी को मार सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। हालांकि यह मुश्किल लगता है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ उठाए और उन्हें अपनी पीठ की ओर ले गया। उसने दोनों तलवारें निकाली, ज्वलंत बर्फ की तलवार और समय की तलवार। दो काले वस्त्रधारी व्यक्तियों के नेतृत्व में 100 योद्धाओं की सेना की ओर कदम बढ़ाते हुए उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन दोनों को इस शहर का नेता होना चाहिए। मैंने सुना है कि शहर में 2 सिटी मास्टर हैं। चलो देखते हैं कि क्या सिटी मास्टर यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके रास्ते में क्या आने वाला है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह सड़क के बाईं ओर दौड़ने लगा। दुश्मन को मार डालो, काले वस्त्र पहने आदमी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर दक्ष को मार डालें, जो अभी भी उसकी ओर दौड़ रहा था। दक्ष को भागते हुए देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पास आने में उसे कितना समय लगेगा। उसे नहीं पता था कि भागना सिर्फ टेलीपोर्टेशन रेंज में पहुंचने के लिए था। 50 से ज्यादा सैनिक दक्ष की ओर भागने लगे, सिर्फ काले कपड़े पहने आदमी को पीछे छोड़ दिया। 50 से ज्यादा सैनिक सड़क के दूसरी तरफ से आए और दक्ष का पीछा करने लगे। दक्ष दोनों तरफ से आ रहे 100 सैनिकों के बीच फंसने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में जब वह गायब हुआ तो उसकी आंखें तारों से काली हो गईं। वह आखिरकार 200 मीटर की टेलीपोर्टेशन रेंज में आ गया। एक कमांडर को नेतृत्व करना चाहिए, न कि पीछे छिपना चाहिए। काले कपड़े पहने आदमी की गर्दन में एक आवाज आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक जंग लगी काली तलवार उसकी छाती में घुस गई। पहला तो चला गया, दूसरा तो ढूंढो, इससे पहले कि मैं सबको मार डालूं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए सेना की ओर कदम बढ़ाया, जिसे अंततः पता चल गया था कि दक्ष कहां गायब हो गया है। दूसरे काले लबादे वाले आदमी ने दक्ष को टेलीपोर्ट होते देखा था और अब वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने आसमान में अपना हाथ उठाया, तभी उसके पीछे एक परछाई आकार लेने लगी। काले कपड़े पहने आदमी के पीछे एक छाया ने आकार लेना शुरू कर दिया। जैसे ही छाया ने आकार लेना समाप्त किया, वातावरण अचानक बहुत ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह छाया किसी बर्फीले दानव की है। इसकी त्वचा बर्फीले नीले रंग की थी और आंखें काली थीं।
आदमी के पीछे दिखाई देने वाली बर्फीले दानव की छाया उसके आकार से 24 गुना बड़ी लग रही थी। दक्ष उस आदमी से काफी दूर खड़ा था, फिर भी वह काले कपड़े पहने आदमी के पीछे दिखाई देने वाली बर्फीली विशालकाय छाया को देख पा रहा था। वह आसपास की ठंडी हवा को भी महसूस कर पा रहा था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को मारने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुए वह सेना के दूसरी ओर टेलीपोर्ट हो गया, जिससे एक बार फिर सेना के लोग भ्रमित हो गए कि वह कहाँ गया। दूसरी ओर काले कपड़े पहने आदमी ने सब कुछ देखा, लेकिन वह चिंतित नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पीली बर्फ की तरह हो गई थी जो दक्ष को घूर रही थी। काले लबादे वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को दक्ष की ओर तान दिया। आदमी के पीछे खड़ी परछाई ने भी वही हरकत की और अपनी क्रिस्टल जैसी हथेली को दक्ष की ओर तान दिया। दक्ष एक बार फिर टेलीपोर्ट होने वाला था, उस आदमी के और भी करीब, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे लगा जैसे उसके पैर जम गए हैं। उसके पैरों के चारों ओर बर्फ की एक परत जम गई थी, जिससे वे जम गए थे। ये युद्ध आत्माएं वास्तव में दिलचस्प हैं। वे किसी कानून के ज्ञाता से कम नहीं हैं। मैं वास्तव में उन्हें कम नहीं आंक सकता, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर गायब हो गया और उस आदमी के करीब 200 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, जिससे वह दंग रह गया। उस आदमी ने सोचा था कि दक्ष वास्तव में टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जब वह अचानक अपने दुश्मनों के पास आया तो उसकी गति को देखना मुश्किल हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, और वह ये कि दक्ष के पैर जमने से वह उतनी तेजी से चलने में असमर्थ हो जाएगा। वह सफल भी हुआ, लेकिन उसे पता चला कि वह कितना गलत था। कुछ भी समझे बिना वह भागने लगा, फिर से वही काम करने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी पूरी ताकत दक्ष को पूरी तरह से जमाने में लगा दी। दक्ष के चारों ओर बर्फ की एक परत दिखाई। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दी, जिससे वह बर्फ की मूर्ति बन गया। काले वस्त्र पहने आदमी ने जब दक्ष को बर्फ की मूर्ति बनते देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। तलवार हाथ में थामे वह मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। धीमे कदमों और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वह आदमी दक्ष के करीब चला गया। उसके पीछे बर्फ के विशालकाय की छाया हवा में गायब हो गई। बर्फ की मूर्ति से कुछ इंच की दूरी पर रुककर उस आदमी ने उसे देखा। तुमने मेरे शहर में बहुत मौत और विनाश किया है। इसके प्रायश्चित के लिए 10 जन्म भी कम है। खुश रहो कि मैंने तुम्हें इतनी आसान मौत दी, काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा और उसने अपनी चांदी की तलवार उठाई और उसे बर्फ की मूर्ति की गर्दन की ओर घुमाया। तलवार के वार से एक गर्दन कट गई और एक सिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक चांदी की तलवार के जमीन पर गिरने की खनकती आवाज आई। हालांकि मूर्ति अभी भी बरकरार दिख रही थी, लेकिन काले वस्त्र पहने हुए आदमी को नहीं। उसका सिर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी खड़ा था। कुछ सेकंड के बाद उसका शरीर भी एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। बहुत ठंड थी, दक्ष ने शव के पीछे खड़े होकर कांपते हुए कहा। उसके हाथ में जंग लगी काली तलवार थी जो काले लबादे वाले आदमी के खून से सनी हुई थी। हालांकि मूर्ति अच्छी लग रही है, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा और फिर शेष गार्डों की ओर देखने लगे। बर्फ की मूर्ति में फंस जाने के कारण उसके कपड़े अभी भी गीले लग रहे थे, लेकिन उसने अपनी क्यूई का उपयोग करके उन्हें सुखाना शुरू कर दिया। तारानकन 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 तारानकन। एक नरसंहार की तरह लगने वाले नरसंहार के बाद दक्ष 2 को छोड़कर अधिकांश सैनिकों को मारने में कामयाब रहा। केवल 2 सैनिक ही जीवित बचे थे। 2 पहरेदारों में से एक की छाती में तलवार भोंकते हुए उसने पीछे मुड़कर आखिरी बचे पहरेदार की ओर देखा जो कांप रहा था। आखिरी गार्ड तो ऐसा लग रहा था मानो वह हिल भी नहीं सकता। यार, तुम सच में बहुत डरावने हो। मैं तुमसे डर गया हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे भागना पड़ेगा। कृपया मेरा पीछा मत करना, दक्ष ने आखिरी गार्ड की ओर देखते हुए कहा।
उसने अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी बजाए और आत्मा चील पर खड़ा होकर उड़ गया, जिससे एक रक्षक जीवित और स्तब्ध रह गया। क्या हुआ अभी? गार्ड ने धीमी आवाज में कहा जब उसने दूर खड़े दक्ष की पीठ की ओर देखा। दक्ष को उड़ते हुए देखकर उसे यकीन होने लगा कि वह वाकई चला गया है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह आखिरी आदमी था जो राक्षस को भगाने में कामयाब रहा था। आकाश में अपनी तलवार उठाते हुए उसने गरजते हुए कहा, राक्षस चला गया, हम जीत गए। आसपास के घरों में छिपे लोग उस आदमी की चीख सुनकर अपने स्थानों से बाहर निकल आए। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वे सुरक्षित हैं और एक गार्ड जीत गया है, तो उन्होंने गार्ड की जय जयकार और प्रशंसा करना शुरू कर दिया, मानो वह कोई देवता हो। गार्ड से बहुत दूर दक्ष अभी भी अपने स्पिरिट ईगल पर खड़ा था। एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ उसने गार्ड की ओर देखा। तुमने आखिरी गार्ड को जीवित क्यों छोड़ दिया? जून उसके पास आया और उलझन में पूछा। वह डराने वाला था। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि वह मुझे मार सकता है, दक्ष ने आह भरते हुए झुन से कहा। ओह ठीक है, इस बात पर तुम शर्त हार गए। तुमने कहा था कि मैं सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं असफल रहा और मुझे भागना पड़ा। अब तुम मुझ पर एहसान करो, उसने झुन से कहा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। कुछ देर चुप रहने के बाद जून का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से दक्ष पर चिल्लाए, तुम कमीने, तुमने शर्त जीतने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। धमकाने वाले गार्ड, तुमने धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं किया, मैंने ईमानदारी से जीत हासिल की, दक्ष ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा। यह उचित नहीं है, शर्त वैध नहीं है। जुन ने तीखे स्वर में विरोध किया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि दक्ष ने इस तरह धोखा दिया। क्या उसने उसे मूर्ख समझा? उसे आश्चर्य हुआ। ये सब उचित है, मैंने कोई धोखा नहीं किया। शर्त सरल थी। शर्त ये थी कि मैं कितने लोगों को मार पाऊंगा। मैंने उन सभी को नहीं मारा। अब कारण जो भी हो, मैं सभी को मारने में असफल रहा, इसलिए मैं जीत गया, दक्ष ने हल्के से हंसते हुए कहा। जून के चेहरे को धीरे से थपथपाते हुए वह स्पिरिट ईगल पर बैठ गया। मैं क्यूई बढ़ाने वाला फल खाने जा रहा हूँ। मेरे लिए आसपास के माहौल पर नजर रखना। मैं यात्रा के दौरान आगे बढ़ूंगा। जब तक खतरा नजदीक न हो, मुझे परेशान मत करना, उसने जून से कहा और फिर उसने अपनी जेब से सड़ा हुआ सेब निकाला और उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सेब खाना समाप्त किया, उसने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा महसूस की जो दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। समय बर्बाद मत करो और ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी नींव अतिरिक्त ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जुन ने दक्ष से कहा जब उसने फल खाने के बाद उसके चेहरे पर असहज भाव देखा। जून की सलाह सुनकर दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मार्शल स्पेस और अपने शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने साधना कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जबकि दक्ष अपनी साधना में डूबा हुआ था, उसे समय के बीतने का पता ही नहीं था। इस दौरान उनके शरीर को प्राप्त हुई अत्यधिक ऊर्जा की वजह से उनकी साधना में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। अपने उच्च श्रेणी के साधना कौशल, अपने सर्वोच्च शरीर और अपने विशाल साधना अनुभव के साथ उन्होंने हर दूसरे घंटे सफलता हासिल की। ये दूसरा दिन था और आत्मा चील अक्ष साम्राज्य के शाही शहर के पास पहुंच रहा था जब दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम जाग गई। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें जगाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझे उस क्षेत्र में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है जहां मैं वास्तविक दुनिया में था। मैं तीसरे चरण के आकाश क्षेत्र का साधक हूँ। इस फल के प्रभाव वास्तव में अद्भुत थे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। खड़े होकर उसने अपनी बाहें फैलाई और जम्हाई ली। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे सोना है। अपने ड्रैगन स्क्वाड के कपड़े उतारकर वह सामान्य कपड़ों में वापस आ गया क्योंकि वह दुश्मन के रूप में प्रवेश नहीं करना चाहता था। अन्य शहरों तक पहुंचने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वह यहाँ उसके लिए जरूरी तरीके से अलग था। वह यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहता था, बल्कि कुछ और बनना चाहता था।
साथ ही उसे यहाँ रास्ता साफ करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी सेना के लिए पर्याप्त अवरोध हटा दिए थे ताकि वे रॉयल सिटी पर तेजी से हमला कर सकें। अब वह बस इतना करना चाहता था कि सेना के यहाँ आने का इंतजार करे और शो शुरू होते देखे। पिछली बार ड्रैगन स्क्वाड द्वारा रॉयल सिटी पर किए गए हमले के बाद रॉयल सिटी में प्रवेश करना अपेक्षाकृत कठिन था। अक्ष साम्राज्य का शाही शहर अभी भी अच्छी तरह से सुरक्षित था, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश सेना को सुनाई साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए सीमा पर भेजा गया था, जो कि दोनों राज्यों के भविष्य के भू राजनीतिक माहौल को परिभाषित करने वाला था। आमतौर पर रॉयल सिटी को ऐसे समय में सुरक्षा को कमजोर कर देना चाहिए था, और यह रॉयल सिटी के लिए भी सच था। हालांकि ये सुरक्षा अभी भी इन सब की तुलना में पर्याप्त थी, क्योंकि रॉयल परिवार रॉयल सिटी की सुरक्षा से नाराज था जब ड्रैगन स्क्वाड ने रॉयल ट्यूटर को उसके घर के अंदर मार डाला था। राजा ने रॉयल कमांडर को बर्खास्त कर दिया था और शहर की सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया था। नए कमांडर ने अपनी सीमित उपलब्ध जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि रॉयल शहर की सुरक्षा में कोई समस्या न हो। हवाई क्षेत्र की सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती थी, जो लगातार सीमा पर उड़ान भरते थे तथा तभी नीचे उतरते थे जब कोई दूसरा उनका स्थान ले लेता था। मैदान को भी पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया था, क्योंकि सभी दीवारों पर तार लगाए गए थे और दीवारों की रखवाली के लिए लोगों को नियुक्त किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दीवारों के माध्यम से शहर में प्रवेश न कर सके। हालांकि दक्ष काफी दूर था, फिर भी वह राज्य के पास हवा में गश्त कर रहे जानवरों और पहरेदारों को देख पा रहा था। अब सुरक्षा में सुधार हुआ लगता है। कितना अप्रत्याशित! अभी भी यह निकट आ रही सेना के खिलाफ कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वे मुझे देख सकते हैं। इसके लिए ये सही समय नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसने एक पेड़ के पास अपना स्पिरिट ईगल रोक दिया। अपने स्पिरिट ईगल से नीचे उतरकर उसने उसे वापस भेज दिया। दीवार से पीठ टिकाकर वह कुछ देर वहीं रुका रहा और शाही शहर में बिताए अपने समय को याद करने की कोशिश करता रहा, ताकि वह ऐसी जगह ढूंढ सके जो बिना किसी पहरेदार के खाली हो। वह शहर के अंदर अचानक प्रकट होकर लोगों को मारना नहीं चाहता था अगर वे उसे देख लें। वह होटल जहां हम रुके थे, नहीं, वहां कोई और मेहमान हो सकता है। सुरक्षित नहीं, वह छत नहीं, वह जगहों के बारे में सोचता रहा और फिर सिर हिलाते हुए आहें भरने लगा। जिन स्थानों के बारे में वह सोच सकता था उनमें से किसी में भी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी। ये सही है, पहला स्थान जहां हमारी झोपड़ी थी वह खाली होना चाहिए। अगर मैं वहां किसी को मार भी दूं तो भी वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, दक्ष ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। एक जगह तय करने के बाद वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें तारों से काली हो गईं और उसके चारों ओर की जगह अस्थिर होने लगी। उसके सामने एक दरवाजा जैसा स्थानिक पोर्टल खुल गया, जिसके दूसरी तरफ से शाही शहर के अंदर एक सुनसान जंगल की ओर जाता था। पोर्टल में प्रवेश करते हुए दक्ष ने पोर्टल के दूसरी तरफ से कदम रखा। उसके पैर जंगल की जमीन को घेरे हुए पीले पेड़ों के पत्तों पर पड़े। पीछे मुड़कर देखने पर दक्ष ने देखा कि छोटी सी झोपड़ी नष्ट हो गई थी। ये जगह भी खत्म हो गई। शायद वे लोग होंगे जो उस रात हमारा पीछा करते हुए आए थे, दक्ष ने टूटी हुई झोपड़ी के मलबे को घूरते हुए कहा। सब कुछ अनदेखा करते हुए वह शहर के केंद्र की ओर चलने लगा। उसने अपना मुखौटा उतार दिया था और उस युवक के चेहरे पर लौट आया था जिसका वह दिखावा कर रहा था, जिसे फू चेन के नाम से जाना जाता था। सभी लोग फू चेन को दक्ष कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके पिता ने राज्य को धोखा दिया है और ड्रैगन स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। ड्रैगन का मतलब लॉन्ग था, जिससे लोग फू चेन को दक्ष कहने लगे, जिसका मतलब था कि वह ड्रैगन स्क्वाड का नाजायज बच्चा था। दक्ष ने काफी समय से इस चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। सुनाई राज्य में प्रवेश करते ही उसने अपना चेहरा बदल लिया था। सुनाई राज्य के अंदर वू शुन सहित सभी ने जो चेहरा देखा वह फू चेन का चेहरा बिल्कुल नहीं था। उसने सुनाई राज्य में नकली चेहरे का इस्तेमाल करते हुए फू चेन होने का नाटक किया।
केवल मी लियाई के सामने उसने फू चेन का चेहरा इस्तेमाल किया था। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। अंततः लंबे समय के बाद फू चेन के चेहरे पर लौटते हुए वह शहर के केंद्र की ओर चलने लगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि कुछ युवक वहां बैठे हुए धूम्रपान और शराब पी रहे थे। ये बेवकूफ लोग ऐसा करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं ढूंढ सकते, दक्ष ने सोचा और आंखें घुमाई। उन्हें अनदेखा करने का फैसला करते हुए वह अपने रास्ते पर चलता रहा। हालांकि ये शांति से नहीं हुआ। उनमें से एक युवक ने दक्ष को देखा। हाँ, क्या ये वही कमीना बेटा नहीं है दक्ष? मैंने सुना है कि वह बच गया। उसे यहाँ खड़ा देखना दिलचस्प है, युवक ने जोर से कहा। वो एक असली कीड़ा है ना? पिछली बार हमने उसे मुश्किल से सांस लेते हुए छोड़ा था और फिर भी वह बच गया। ये कमीना बेटा कभी नहीं मरता, एक अन्य व्यक्ति ने दक्ष को घूरते हुए उत्तर दिया। तो फिर हम उसे अभी क्यों नहीं मार देते? तीसरे व्यक्ति ने कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये शहर के नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए हमने शहर के बाहर ही उस पर हमला किया। हम यहाँ उसके साथ कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसे बुरी तरह पीटने के, पहले व्यक्ति ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह, चलो हम इस जगह पर हैं, यहाँ कोई नहीं आता, चलो बस उसे मार देते हैं और पिछली बार जो काम हमने लटका कर छोड़ा था उसे पूरा करते हैं। इस गद्दार के पाप को खत्म करो, हम उसे इस जगह पर आसानी से दफना सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, एक और आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। तो तुम लोगों ने ही उसे मारा? मैं सोच रहा था कि यह किसने किया होगा। मुझे वास्तव में नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही मैंने इस जगह का दरवाजा खोला उसकी मृत्यु हो जानी तय थी। हालांकि मैं अभी भी नाराज हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाने आ सकता है, कोई भी यहाँ नहीं आता। तुम्हारा शरीर अनंत काल तक यहाँ पड़ा रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी अंतिम प्रार्थना करो, एक युवक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। तुमने एक बात सही कही, यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी शवों को नहीं खोज पाएगा। मुझे यहाँ पीछे हटने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह उस आदमी की ओर बढ़ा, उसने अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार म्यान से बाहर निकाली। हाँ, तुम्हारे पास तलवार है और तुम सोचते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो। दोस्तों, इस कमीने को मार डालो, आगे चल रहे युवक ने कहा और उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। ये बच्चों का खेल है। ये सोचना शर्मनाक है कि ये लोग उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाते हैं जिसे मैं यहाँ का राजा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग चान ने उन युवकों की ताज़ा लाशों को देखते हुए कहा जिन्होंने उस पर हमला किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी को उनका शरीर मिल पाएगा या फिर जैसा कि उन्होंने कहा था यह अनंत काल तक चलेगा। उन्होंने तलवार को म्यान में वापस रखते हुए कहा। शवों को पीछे छोड़कर दक्ष वहां से चला गया। जल्द ही वह जंगल से बाहर निकलकर मुख्य बाजार की ओर चला गया जहां उसे आश्रय मिलने वाला था। वह शहर के एक होटल में गया। शहर के लोगों ने उसे पहचान लिया और इस तरह तानों का एक और दौर शुरू हो गया जिसे दक्ष ने नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस होटल में चला गया जहां वह पिछली बार ड्रैगन स्क्वाड के साथ आया था। मुझे एक कमरा चाहिए, दक्ष ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसने पहले भी इसी आदमी से बात की थी, लेकिन पिछली बार वह नकाब पहने हुए था और उसका चेहरा अलग था और आवाज भी गहरी थी। रुको, क्या तुम उस गद्दार के बेटे नहीं हो? क्षमा करें, हम तुम्हें यहाँ कमरा नहीं दे सकते। रिसेप्शनिस्ट ने सीधे दक्ष को अस्वीकार कर दिया और उसे कमरा देने से इनकार कर दिया। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने कहा, ये सोचते हुए कि यह शायद पैसे की वजह से है। पैसे की समस्या नहीं है बच्चे, समझ लो, तुम उस गद्दार के बेटे हो। हर कोई तुमसे नफरत करता है। अगर हम तुम्हें कमरा देते हैं तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हमारे मेहमानों को पता चलेगा कि तुम हमारे होटल में रह रहे हो तो वे शिकायत कर सकते हैं। ये सिर्फ गलत तरीका है, रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। ओह मेहमान,
मुझे आश्चर्य है कि आपके मेहमान क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि आपका होटल वह जगह है जहां ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य कुछ महीने पहले यहां आए थे। मुझे याद है कि मैंने अक्सर वही नकाबपोश लोगों को यहां आते जाते देखा है जिन्होंने रॉयल ट्यूटर को मार डाला था। चलो मेहमानों को छोड़ देते हैं। मुझे आश्चर्य है कि राजा को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि आपने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को कमरा दिया है। चलो मैं उससे जाकर पूछता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बाहर निकलने की ओर चलने लगा। आह रुको बच्चे, मैं मजाक कर रहा था, वापस आओ। रिसेप्शन पर मौजूद युवक ने दक्ष को जाते हुए देखा और उसे पुकारा। एक सहज मुस्कान के साथ दक्ष वापस चला गया। हाँ, उसने पूछा। मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तुम्हें यहाँ कमरा मिल सकता है, मैं तुम्हें चाबियां दिला दूंगा, युवक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। दक्ष काउंटर के सामने चाबियों का इंतजार कर रहा था जो कुछ ही मिनटों में युवक ने उसे दे दी। मैं किसी से कहूंगा कि तुम्हें कमरे की दिशा बता दूं, युवक ने कहा और फिर पीछे मुड़ा और नौकर को बुलाकर दक्ष को उसके कमरे में ले गया। मुझे पता है कि कमरे कहाँ हैं। यह मेरा पहली बार नहीं है, दक्ष ने सोचा, लेकिन उसने इसे जोर से व्यक्त नहीं किया। बाकी सभी के लिए यह उसका यहाँ पहली बार था और वह चाहता था कि यह ऐसा ही रहे। नौकर ने दक्ष को उसके लिए निर्धारित कमरे तक पहुंचाया और चला गया। दक्ष ने दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठते हुए अपनी बाहें फैला दी। क्या संयोग है, मुझे वही कमरा मिला है जो पिछली बार मिला था। दक्ष बिस्तर पर लेट गया, इससे पहले कि वह जून को बुलाता। तुम्हें क्या चाहिए, जून ने पूछा। वह अभी भी गुस्से में थी कि दक्ष ने धोखाधड़ी का उपयोग करके शर्त जीत ली थी। क्या तुम अभी भी नाराज हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुस्सा करने से क्या फायदा, तुम शर्त जीत गई हो, इसलिए खुश रहो। मैंने तुमसे कहा था, हालांकि तुम इस तरह के किसी भी उपकार की मांग नहीं कर सकती, जून ने दक्ष से कहा और उसे घूर कर देखा। तुम अभी भी गुस्से में लग रहे हो। जो भी हो, मुझे इस जगह पर नजर रखने की जरूरत है। जब से मैंने सफलता हासिल की है, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे शरीर को और आराम की जरूरत है। अगर कुछ हुआ तो मुझे जगा देना, दक्ष ने कहा और फिर उसने अपने शरीर को कंबल से ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे गार्ड बनाओ, हम। जून ने अपनी आंखें घुमाई और दक्ष की ओर चली गई और उसके बगल में बैठ गई। वह एक पल के लिए उसके चेहरे को देखती रही, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अभी भी अपने विचार मुझसे छुपा रखे हैं। वह मुझे तभी सुनने देता है जब वह कुछ कहना चाहता है। ये परेशान करने वाला आदमी है, जून ने मुंह बनाते हुए कहा और कुछ देर बाद उसके बगल में बिस्तर पर लेट गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। तभी उसने अपनी छाती पर किसी का हाथ महसूस किया। तुम बेवकूफ हो, उसने लाल चेहरे के साथ गरजते हुए उसकी तरफ देखा। तभी दक्ष उसके सामने था। उसकी आंखें बंद लग रही थीं और उसकी सांसें सामान्य थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सो रहा हो। जहां तक उसके हाथ की बात है तो वह तो बस उसकी छाती पर पड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। आह, नींद की हरकत, शुन ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया जो उसकी छाती पर टिका हुआ था और उसे एक तरफ ले गई। जैसे ही उसने ऐसा करना समाप्त किया, उसने पाया कि हाथ फिर से उसी स्थिति में आ गया है। दक्ष की हथेली फिर से जून की छाती पर टिकी हुई थी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही सोना पसंद है तो सो जाओ, जून ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने अब उसका हाथ नहीं हटाया और अपने विचारों में लगी रही जब उसने महसूस किया कि उसकी हथेली में थोड़ी हरकत हो रही है। यह अब दबाव डाल रहा था। तुम घृणित आदमी हो, तुम निश्चित रूप से जाग रहे हो, उसने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन वह अभी भी शांति से सो रहा था। ठीक है, अकेले सो जाओ, उसने कहा और उसका हाथ एक तरफ हटा दिया तथा बिस्तर से उतरने के लिए अपना शरीर हिलाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ पकड़ा गया है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि दक्ष उसका हाथ पकड़े हुए था और उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई से देख रही थीं।
मुझे छोड़ दो, जुन ने कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपना सिर हिला दिया। तुम्हें सोने की जरूरत है, सो जाओ, शुन ने फिर कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की उसे खिंचाव महसूस हुआ। दक्ष ने उसे अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि जून कुछ समझ पाती, जून का दुबला शरीर दक्ष के ऊपर पड़ा था और उसका हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। जून ने खुद को पीछे धकेलने के लिए विरोध किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये पहले कहा था या नहीं, लेकिन जून, दक्ष ने कुछ देर रुककर कहा। क्या? जून ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने कहा, जिससे जून तुरंत आश्चर्यचकित हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने जून से कहा, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। उसके 3 सरल शब्दों ने जून के सिर को सुन्न कर दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। जो कुछ हो रहा था उससे शर्मिंदा होकर उसने खुद को छुड़ाने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह खुद को दक्ष की मजबूत बाहों से छुड़ाने में नाकाम रही। दक्ष ने उसे देखते हुए आह भरी। क्या आप शर्मिंदा हैं? उसने सोचा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। तुम शर्मिंदा हो, तुम्हारा पूरा परिवार शर्मिंदा है। मुझे आजाद करो, जून ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा और दक्ष को घूरने लगी, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि दक्ष ने अचानक उसके होंठ बंद कर दिए थे। वह थोड़ी देर के लिए संघर्ष करना भी भूल गई क्योंकि वह दक्ष के होठों के मधुर चुंबन में खो गई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे कि वह भूल गई हो कि वह इस समय कहाँ थी। चुंबन कुछ मिनट तक चला, फिर दक्ष ने अपना सिर पीछे किया और जून के होठों को सांस लेने के लिए आजाद कर दिया। जून को भी सांस लेने का मौका मिला क्योंकि दक्ष ने आखिरकार उसके होठों को आजाद कर दिया था। जून ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी पता चला कि दक्ष ने अपना हाथ हटा लिया था। अब वह उसे पकड़ नहीं रहा था। दक्ष की छाती पर अपना हाथ रखते हुए जून ने खुद को ऊपर उठाया और उससे उतर गई। मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। अब मुझे सचमुच सो जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं खुद पर नियंत्रण खो दूं और कुछ और कर लूं, दक्ष ने धीरे से कहा और अपनी बाहें मोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। जल्द ही वह सो गया। जून को अभी भी यकीन नहीं था कि इस बार वह वास्तव में सो रहा है या नहीं, इसलिए उसने उसके पास बिस्तर पर लेटने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि कहीं वह वास्तव में वैसा ही न सो जाए जैसा उसने कहा था। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और दक्ष पर नजर रखी। जब जून दक्ष के बारे में चिंता कर रहा था, वह वास्तव में सो रहा था। अल्पविराम, दक्ष सो गया था। उसने बहुत पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन जब से वह यहाँ आया है, तब से उसे शायद ही कभी कोई सपना आया हो। जब तक वह जागा, तब तक ज्यादातर समय सिर्फ अंधेरा ही था। उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसे अब कोई सपना नहीं आता था। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि यह उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब उसने वास्तव में कोई सपना देखा था। हालांकि उसने एक अजीब सपना देखा। उसने एक ऐसे व्यक्ति का सपना देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, एक ऐसा आदमी जिसके बाल खून जैसे लाल थे। तियान शेन उसके सपने में उसके ठीक सामने खड़ा था। जब वह दक्ष को देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दक्ष की गर्दन पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा लिया। दक्ष ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा है, मानो वह एक पल भी सांस नहीं ले पा रहा था। वह खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। क्या कर रहे हो तुम? हम दुश्मन नहीं हैं, दक्ष ने थोड़ी देर संघर्ष के बाद कहा। तियान शेन ने उसकी बातें सुनी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने दक्ष को मुक्त करते हुए उसे जमीन पर गिरते देखा। अभी समय नहीं आया है।
जल्दी ही तुम्हारा भी अंत उसके जैसा हो जाएगा। वह आदमी बुदबुदाता हुआ पीछे मुड़ा और चलने लगा। अभी भी अपने हाथ या पैर हिलाने में असमर्थ लोनचेब ने अपना सिर उठाया और उस आदमी की पीठ की ओर देखा, और वह और भी अधिक हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा कि जून उसे पीछे छोड़कर उस आदमी के साथ चल रहा था। वह आदमी और जून गायब हो गए। दक्ष को बंजर जमीन पर अकेला छोड़ दिया। दक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन गायब हो गई। खुद को नीचे गिरता हुआ पाकर उसने पाया कि दुनिया अंधकार में हो गई है। यह इतना अंधकार में था कि अंधकार के नियम के बावजूद भी वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। उसने दूर क्षितिज पर चमकती छोटी रोशनियां देखी जो बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि उसके पास प्रकृति की सराहना करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उसने अपना गला पकड़ लिया और सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अल्पविराम। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए दक्ष उठ बैठा। खुद को कमरे में और सामने दरवाजा पाकर दक्ष ने राहत की सांस ली। बस एक सपना, उसने आह भरते हुए कहा। ये कितना अजीब सपना था। अगर मेरे सपने भी ऐसे ही होंगे तो मुझे खुशी है कि मुझे अक्सर ऐसे सपने नहीं आते। अपना सिर एक ओर घुमाकर उसने देखा कि क्षुन वहीं बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था। तुमने बुरा सपना देखा? झुन ने असमंजस में दक्ष से पूछा। हाँ, एक अजीब सपना था, दक्ष ने जून को देखते हुए विलाप किया। वैसे मैं कितनी देर तक सो रहा था? उसने पूछा। तुम 2 दिनों से सो रही थी, झुन ने दक्ष को बताया। जैसे ही उसने खिड़की से पर्दा हटाया और बाहर से रोशनी अंदर आने दी। ये तीसरे दिन की सुबह है, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। इतना लंबा, लेकिन वह सपना तो बहुत छोटा था। कितना अजीब था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ा होकर अपनी बाहें फैलाते हुए खिड़की तक चला गया। मैं अब बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि पर्याप्त आराम के बाद मेरे शरीर ने क्यूई की अचानक वृद्धि को समायोजित कर लिया है। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं पहले भी आकाश क्षेत्र में पहुँच चुका हूँ, इसलिए अपनी नींव को स्थिर करना कठिन नहीं होना चाहिए, दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। सेना को अब तक पहले शहर से निकल जाना चाहिए था। उन्हें दूसरे शहर के पास होना चाहिए। जल्द ही वे रॉयल सिटी की ओर बढ़ेंगे और मौज मस्ती शुरू हो सकती है। मैं इस मुकदमे को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने भविष्य में बहुत खून खराबा देख सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए रॉयल सिटी के आम नागरिकों को सड़क पर आगे पीछे चलते हुए देखा। बिस्तर पर वापस आकर दक्ष ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपनी साधना फिर से शुरू की, क्योंकि अब उसका शरीर साधना में अचानक उछाल के लिए समायोजित हो चुका था। तारांकन 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 तारांकन। जब दक्ष अपने कमरे में साधना कर रहा था, तब अक्ष साम्राज्य की सेना पहले शहर को छोड़कर अपने रास्ते में पड़ने वाले दूसरे शहर में पहुंच गई, जो कि आखिरी शहर भी था जो अक्ष के शाही शहर तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते में पड़ा था। जैसे ही सेना शहर में दाखिल हुई, वे एक बार फिर शहर के प्रवेश द्वार पर पड़े शवों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुनाई सेना का जनरल अपने आप को रोक नहीं सका और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। उस आदमी ने इस शहर के नेता को भी मार डाला। अल्पविराम। वह हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या नहीं? जो भी हो, कम से कम हमें शहर के पहरेदारों को मारने का मौका तो मिलेगा, जनरल ने शहर के अंदर चलते हुए बुदबुदाया। ये लोग, उन्होंने प्रवेश द्वार को वास्तविक शहर से इतनी दूर क्यों बनाया? अगर प्रवेश द्वार पर ही गार्ड मारे गए तो कोई भी उन्हें देख भी नहीं पाएगा। कितनी अक्षम व्यवस्था है, आर्मी जनरल ने बड़बड़ाते हुए वही चिंता व्यक्त की जो दक्ष ने यहाँ आने पर व्यक्त की थी। जैसे जैसे वह शहर के अंदर जा रहा था, उसकी अभिव्यक्तियां बदतर होती जा रही थीं। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्ला पड़ा। वह राक्षस! इस बार उसने हमारे लिए एक भी जीवित गार्ड नहीं छोड़ा। हम यहाँ किस लिए हैं? क्या हम यहाँ सैर सपाटा करने आए हैं? वह आदमी गुस्से में गरजते हुए बोला, जब वह दक्ष द्वारा मारे गए गार्डों के सैकड़ों शवों के सामने खड़ा था।
जब सुनाई राज्य का सेना प्रमुख क्रोध में दहाड़ने के बाद शांत हुआ तो एक आदमी पास की इमारत से बाहर निकला। उसके दोनों हाथ दो परिपक्व महिलाओं के कंधों पर टिके हुए थे, जिन्होंने काफी खुले कपड़े पहने हुए थे। मास्टर बहुत महान हैं। उन्होंने उस राक्षस को सिर्फ एक नजर से ही भगा दिया। महिलाओं में से एक ने उस युवक की प्रशंसा की, जो वही गार्ड था जिससे दक्ष ने जून के साथ शर्त जीतने के लिए भागने का नाटक किया था। हा, कुछ नहीं था डाली, मैं बस इतना ताकतवर हूँ, ये स्पष्ट था कि वह भाग जाएगा। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि मैं उस कमीने को पकड़ नहीं सका। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वह भाग गया। चिंता मत करो, अगली बार जब वह आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं इस शहर का महान योद्धा हूँ, आदमी ने जवाब दिया और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों महिलाओं के को पकड़ लिया, जिससे वे हल्के से कराह उठी। सुनाई राज्य की सेना ने पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड की वर्दी में एक आदमी दिखाई दिया। हा, भगवान का शुक्र है कि उसने कम से कम हमारे लिए एक व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया। आर्मी जनरल ने हंसते हुए उस युवक की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई शेर हो और अपने शिकार को देख रहा हो। युवक तब दंग रह गया जब उसने सुनाई साम्राज्य की वर्दी पहने सैकड़ों सैनिकों को देखा। वह आदमी रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। अल्पविराम, उसने मौत को करीब से देखा जब दक्ष सभी का कत्ल करने के बाद उसके सामने खड़ा था। भगवान के आशीर्वाद से राक्षस उससे डरकर भाग गया। युवक को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने खुद के लिए नाम कमाने के लिए उस अवसर का उपयोग करने का फैसला किया। सभी ने उसकी प्रशंसा की। अमीर घरों की महिलाएं उसके लिए खुद को समर्पित करने लगीं और वह आदमी उन सभी को अपने साथ ले गया और अपने जीवन का आनंद लिया। उसने शाही शहर में राजा को इस शहर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने के लिए जाने की भी जहमत नहीं उठाए और शहर में और अधिक मौज मस्ती करने के लिए इसे टालता रहा। वह राजा को बताने और राक्षस को भगाने के लिए अपना पुरस्कार लेने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन वो फिर से मौत के सामने आ गया। भगवान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? युवक दहाड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया जब उसने सुनाई जनरल को हाथ में तलवार लेकर अपनी ओर आते देखा। एक मिनट रुको, मेरी एक नजर ही उस ड्रैगन स्क्वाड दानव को भगाने के लिए काफी थी। मुझे उन सभी को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मुझे बस वही करना है और उन्हें घूरना है। युवक शांत हो गया क्योंकि वह अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वह खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सुनाई जनरल की ओर देखने लगा। हाँ, तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी तीखी निगाहों का सामना करो और कांप जाओ, युवक ने कहा और अपनी तीखी निगाहें तेज कर दी, जबकि सुनाई जनरल उसके सामने खड़ा था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मूर्ख हो। वह सचमुच एक मूर्ख है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने उसे जीवित छोड़ दिया। मुझे भी इस आदमी पर दया आती है, जनरल ने आह भरते हुए कहा। पागल आदमी पर दया करते हुए उसने दक्ष की तरह उसे जीवित छोड़ने का फैसला किया। हाँ, ये काम कर गया। भागो बेकार, भागो और कभी वापस मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, युवक ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी भयंकर नजर ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे दक्ष पर कर रही थी। वह हंसने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसका सिर लुढ़क कर जमीन पर गिरा, उसकी दुनिया उलट गई। मैंने अपना विचार बदल दिया है। तुम इतने परेशान करने वाले हो कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, जनरल ने बड़बड़ाते हुए अपने सिल्वर ब्लेड से खून पोंछा, जिससे उस युवक का खून टपक रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ आदमी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों महिलाएं जनरल के डर से पहले ही पीछे हट गई थीं। सुंदर महिलाओं के खुले वस्त्रों को देखकर जनरल ने अपने होंठ चाटे। हम अपनी अपेक्षा से थोड़ा तेज चल रहे हैं। हम यहाँ आराम कर सकते हैं। दोस्तों, आप शहर में मौज मस्ती कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी 5 घंटे में वापस आ जाएं। उसने अपनी सेना को सूचित किया और फिर अपना ध्यान वापस उन 2 महिलाओं पर केंद्रित कर दिया। उनके करीब जाकर उसने दोनों महिलाओं का हाथ पकड़ लिया और उन्हें घर की ओर खींच लिया। आओ,
मुझे देखने दो कि क्या अक्ष की औरतें उतनी ही अद्भुत हैं जितना लोग दावा करते हैं, जनरल ने कहा और उनके साथ घर में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ छुड़ाए और उन्हें उनके मुलायम नितंबों में रख दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं लौटी। अगले कुछ घंटों तक घर में कराहने की आवाजें गूंजती रहीं, जो आनंद से भरी हुई थी। बाकी सेना के सदस्यों ने भी समय बर्बाद नहीं किया। सेना के कुछ सदस्यों ने शराब पीने का फैसला किया, जबकि बाकी ने बियर की जगह महिलाओं को चुना। उन्होंने शहर की एक महिला को ढूंढा और उन्हें अलग अलग घरों के अंदर खींच लिया। 5 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो सिपाही अपनी वासना की ज्वाला शांत कर रहे थे और जो सिपाही शराब पी रहे थे, वे सब उस घर के सामने खड़े थे जहां जनरल साहब थे। वे सब ठीक ठाक तरीके से खड़े थे, जैसे पिछले 5 घंटों में कुछ हुआ ही न हो। अंततः घर का दरवाजा खुला और जनरल चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बाहर निकले। मैंने जो उम्मीद की थी उससे कम नहीं, वाकई अद्भुत महिलाएं हैं, जनरल ने कमरे के अंदर देखते हुए कहा, जहां 2 महिलाएं बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो सेना से मिला और सभी पहरेदारों के साथ शहर से चला गया। 2 दिन और बीत गए। दक्ष कमरे के अंदर ही रहा, दिन रात साधना करता रहा। इस दौरान उसने कसुन से बात नहीं की क्योंकि उसका पूरा ध्यान साधना पर था। कसुन कमरे के अंदर ही रहा और दरवाजे पर नजर रखता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अंदर आकर दक्ष को परेशान न करे और उसकी जान को खतरे में न डाले। एक और सफलता के आगमन के साथ दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। मुझे इस शरीर से बहुत जलन हो रही है। काश मैं अपने असली शरीर के साथ और उसी क्षमता और योग्यता के साथ यहाँ साधना कर रहा होता। इतनी तेज साधना और यह बेकार चली जाएगी, दक्ष ने जून की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत है। तुम्हारा वास्तविक शरीर बुरा नहीं है और ये तभी बेहतर और बेहतर होगा जब तुम्हारे वास्तविक शरीर की रक्तरेखा अधिक से अधिक रूपांतरित होगी, जून ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। इस शरीर के समान स्तर पर आने के लिए मुझे इस ईश्वरीय रक्त रेखा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? दक्ष ने जून से पूछा। बहुत ज्यादा नहीं। ये शरीर अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं। यदि आपके पास वही अनुभव होता जो अब है, वही कौशल और शुरुआत में इस दैवीय वंश का केवल 50%, तो आपकी साधना उतनी ही तेज होती। जून ने दक्ष से अपने वंश और प्रतिभा के बारे में बात करते हुए कहा। 50%? अरे, मुझे इस दुनिया में जो शरीर मिलता है उसी स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे सभी परीक्षणों से गुजरना होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शरीर की क्षमता को जानकर वो कुछ हद तक आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन फिर भी इतने कम समय में जो कुछ उसने हासिल किया, उसे देखकर उसे कुछ हद तक उम्मीद भी थी। जो भी हो, ये वंश अभी भी बहुत अच्छा है। मैं अपने पिता को बचाने के लिए इतना मजबूत था जिसका मुझे पता भी नहीं था कि वह जीवित है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसे एहसास हो गया था कि अगर जून उसके जीवन में नहीं आती और अगर उसने जून की बातें सुनने के बाद मजबूत होने की अपनी यात्रा शुरू नहीं की होती, तो वह आज जहां है वहां नहीं होता। अंगूठी और जून के बिना दक्ष चट्टान के नीचे होता, बाहर निकलने में असमर्थ, अंत में नीचे ही मर जाता। अगर वह बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता, तो भी वह ड्रैगन सिटी के अंदर लॉन कबीले में एक सामान्य जीवन जी रहा होता। वह कभी भी मिंग्यू, जीकिंग या अपनी किसी भी महिला से नहीं मिल पाता। वह अपने पिता के फंसने या उन्हें बचाने के बारे में पता नहीं लगा पाता। वह अपने रास्ते में मिले अच्छे दोस्त जैसे दोस्त नहीं बना पाता। उसके साथ जो भी अच्छा हुआ, उसका श्रेय अंगूठी और जून को जाता था। रास्ते में कई बुरी चीजें भी हुई, लेकिन जब तक वह और उसके करीबी परिवार के सदस्य जीवित थे, तब तक उसे बुराई की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में अच्छाई निश्चित रूप से बुराई से ज्यादा थी, भले ही वह इस यात्रा के दौरान उस व्यक्ति से बदल गया हो जो वह बनना चाहता था। हाँ, सकारात्मक सोचो और बहुत ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम भविष्य में अपनी प्रगति बनाए रखोगे, बाकी सब भी ठीक रहेगा। भविष्य इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस ताकत की जरूरत है। इतना मजबूत बनो कि मैं चाहूं तो भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकूं। यही वो ताकत है जिसकी तुम्हें जरूरत है।
वहां पहुंचो और दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, जुन ने दक्ष से दूर देखते हुए कहा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कितना शक्तिशाली हो सकता है, उसकी महिला हमेशा उस पर बढ़त बनाए रखेगी, दक्ष ने मजाक करते हुए कहा और वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास चला गया। इस बार कितने दिन हो गए हैं? उसने खिड़की से बाहर खूबसूरत सड़क को देखते हुए पूछा। अल्पविराम, तुम यहाँ 3 दिनों से साधना कर रही हो। मैं खाली दरवाजा देखकर ऊब रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे निगरानी रखने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अक्ष साम्राज्य के फूड चेन के रूप में हो। यहाँ तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा? जून ने जम्हाई लेते हुए पूछा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह मुझ पर काम करेगा। मुझे पता है कि तुम रिन की आत्मा के रूप में सो नहीं सकते। यह नकली जम्हाई मुझ पर काम नहीं करेगी, दक्ष ने हंसते हुए कहा। छी! पकड़े जाने पर जून ने अपनी आंखें घुमाई। उसे वास्तव में नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह ऊब रही थी क्योंकि दक्ष दिन रात साधना करता रहता था। वह उसे देखना चाहती थी और कभी कभी उससे बात करना चाहती थी ताकि उसकी साधना रुक जाए। वह खुद यह व्यक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन जब दक्ष ने उससे कई दिनों तक बात नहीं की तो उसे उससे बात करना याद आया। वह समझ नहीं पाए कि यह क्या था, लेकिन जब भी वह उससे एक दिन से अधिक समय तक बात नहीं करता था तो उसके दिल में अचानक एक इच्छा और भावना उत्पन्न हो जाती थी। वह चाहती थी कि वह उसे याद रखे और उससे बात करे। वह चाहती थी कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहे। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसा एहसास था। वह इसे सिर्फ इतना ही बता सकती थी कि यह एक अवर्णनीय एहसास था। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम क्यों चिंतित हो कि कोई यहाँ हमला कर सकता है? जुन ने दक्ष से पूछा। क्या तुम भूल गए, वर्मिलियन अभी भी जीवित है। मुझे अभी भी संदेह है कि वह वही है जिसने मेरी मदद करने का नाटक करके मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, क्योंकि केवल वही जानता था कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इसके अलावा अभी भी कई लोग हो सकते हैं जो इस बारे में जानते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, जिनमें कुछ फीनिक्स संगठन के सदस्य भी शामिल हैं जो जानते हैं कि वर्मिलियन मुझे मारना चाहता है या नहीं। भले ही संभावनाएं दुर्लभ हैं क्योंकि वर्मिलियन शायद यहाँ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ बैठा हुआ बत्तख नहीं बनना चाहता। तुम्हारे आसपास होने और हर चीज पर नजर रखने से मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, दक्ष ने जून को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, जून ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई, खिड़की से बाहर देखने लगी। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि सुनाई सेना कहाँ है। अगर 3 दिन हो गए हैं जैसा कि आपने कहा तो वे वाकई बहुत देर से आए हैं। अगर वे समय पर होते तो उन्हें आधे दिन पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। क्या वे रास्ते में ही टाल मटोल कर रहे हैं? यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उससे आश्चर्य हो रहा है कि सेना कहाँ हो सकती है। तभी उसने अचानक एक गार्ड को पूरे शहर में दौड़ते हुए देखा, जैसे कि नागरिकों को कुछ घोषणा कर रहा हो। जिन लोगों ने घोषणा सुनी वे भागकर अपने घरों की ओर लौटने लगे। ये हंगामा, दक्ष ने सड़कों पर हो रहे हंगामे को देखते हुए बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि सुनाई सेना यहाँ है, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तारानकन 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 तारानकन। अल्पविराम। दक्ष ने सड़कों पर हो रही हलचल देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार मेरे लिए भी मौज मस्ती में शामिल होने का समय आ गया है। अब ज्यादा समय नहीं है, मैं इस देश और सुनाई का राजा बनूंगा, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। बिस्तर पर जाकर उसने जलती हुई बर्फ की तलवार उठाई जो अभी भी म्यान में थी और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। इसके बाद उसने काली जंग लगी तलवार उठाई जो भी म्यान में थी और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। सुनाई सेना मुझे तलवारों से पहचान सकती है। अब उस धोखेबाज दक्ष के मरने का समय आ गया है जिसने सुनाई साम्राज्य को मूर्ख बनाया था। असली सौदा अब लड़ाई में प्रवेश करेगा, दक्ष ने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए और बाहर निकलते हुए कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वह होटल से बाहर निकल गया।
रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने दक्ष को अपनी पीठ पर भारी तलवार लेकर जाते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे के पास इतनी बड़ी 2 तलवारें क्यों होंगी, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यह अच्छा था कि वह परेशान करने वाला आदमी होटल से बाहर चला गया, बिना होटल को उनकी गलती के लिए उजागर करने की धमकी दिए। उसे पता चल गया था कि शहर पर हमला हो रहा है। अगर दक्ष इस समय वहां से जाना चाहता तो वह उसे रोक नहीं सकता था। भले ही दक्ष मर जाए, लेकिन उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वह होटल की सुरक्षा के लिए होटल के दरवाजे बंद करने से पहले सभी मेहमानों के लौटने का इंतजार कर रहा था। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष होटल से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ा हो गया और लोगों को अपने घरों की ओर भागते हुए देखने लगा। शहर के पहरेदारों को शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर भागते हुए देखा जा सकता था, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि यह सुनाई साम्राज्य की सेना थी, क्योंकि वे उत्तर से आ रहे थे। संयोगवश रॉयल पैलेस दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर अधिक निकट था। यही कारण था कि दक्ष ने आक्रमण के लिए उत्तर की ओर को चुना था। अल्पविराम। वह इस जगह के मेहमानों को शहर की रक्षा के लिए लड़ाई में भाग लेने के लिए उत्तर की ओर भागते हुए देख सकता था। वह भी उत्तर की ओर चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है। दक्ष शहर के उत्तरी भाग के पास पहुंच गया। जिस जगह पर पहले कड़ी सुरक्षा थी, अब वहां सिर्फ 2 गार्ड थे। हाँ, अब जबकि उत्तर पर हमला हो रहा है, वे कुलीन क्षेत्र और शहर के आम लोगों के बीच गार्ड नहीं रखेंगे। ये तो अपेक्षित ही है। मुझे आश्चर्य है कि महल के प्रवेश द्वार पर गार्ड होंगे या नहीं। दक्ष ने बुदबुदाया जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। शहर पर हमला हो रहा है। अपने घर वापस जाओ। राजघरानों की भूमि के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, गार्डों ने कहा, जैसे कि दक्ष को चेतावनी देते हुए उससे आगे बढ़ने से रोक रहे हो। मुझे पता है कि शहर पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास सभी की रक्षा करने और लोगों को बचाने का एक तरीका है। दक्ष ने गार्ड से कहा, चे, तुम सच में अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, है न? हमारे ज्यादातर शीर्ष योद्धा हमारी रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस घटना के परिणाम में थोड़ा सा भी बदलाव कर पाओगे? तुम सच में सोच रहे हो कि अपनी पीठ पर 2 तलवारें लाद कर तुम कोई बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? हाँ बच्चे, भाग जाओ। ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, गार्ड ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष ने कोई मुखौटा नहीं पहना हुआ था, लेकिन वह फू चेन की तरह दिखने के लिए शरारत का मुखौटा पहन रहा था। हालांकि गार्ड उसे पहचानने में विफल रहे और उन्हें लगा कि वह कोई सामान्य बच्चा है जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्होंने दक्ष को पहचान लिया होता तो उनके ताने स्पष्ट रूप से बहुत बुरे होते। मुझे लगा कि ऐसा ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी कीमत पर राजा से मिलूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने अपना हाथ पीठ की ओर लाकर जंग लगी काली तलवार की मूठ पर रखा और उसे म्यान से बाहर निकालकर आगे बढ़ने लगा। तुम कमीने, तुम हम पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत कर रहे हो। इस बच्चे को मार डालो, एक गार्ड ने दक्ष की ओर भागते हुए कहा। दूसरे गार्ड ने भी दक्ष की ओर दौड़ते हुए उसका पीछा किया। पहला रक्षक सबसे पहले दक्ष के पास पहुंचा और उसने तलवार से उस पर वार किया। अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग किए बिना दक्ष ने बस अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकराए। अपनी क्षमताओं का उपयोग न करने के बावजूद उसकी कच्ची ताकत इतनी थी कि गार्ड प्रतिस्पर्धा की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गार्ड टूटी हुई पतंग की तरह वापस उड़ गया, पास के घर की दीवार से टकराया और तलवार उसके हाथ से गिर गई। हालांकि गार्ड जिंदा बच गया। दूसरा गार्ड दंग रह गया और वहीं रुक गया। मैं आप में से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं उस आदमी को आसानी से मार सकता था। न केवल वह, बल्कि आप भी उसके बगल में मृत पड़े होते। यदि आप नहीं चाहते कि लोगों की जान अनावश्यक रूप से जाए, तो मुझे अपने राजा के पास ले जाएं। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उनके पास नहीं ले जाएंगे,
तो मैं जबरदस्ती उनके पास जाऊंगा, लेकिन यह आपके या आपके साथी रक्षकों के लिए अच्छा नहीं होगा, दक्ष ने उस आदमी की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उन्होंने एक हल्का सा भ्रम भी पैदा किया, जिससे गार्ड को दक्ष के शुरू में एक सिंदूरी पक्षी की छाया दिखाई दी। तुम्हारे अंदर भी मास्टर वर्मिलियन जैसी ही युद्ध भावना है, तो तुम वाकई हमारी मदद कर सकते हो। कृपया आओ, मैं तुम्हें महामहिम के पास ले चलूंगा। साथ ही हमें जलाकर राख न करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, दूसरे गार्ड ने दक्ष के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा। ठीक है, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। तुम्हारा बर्बाद किया गया हर सेकंड इस राज्य के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है, दक्ष ने कहा। कृपया मेरे पीछे आइए, गार्ड ने कहा और रॉयल प्लेस की ओर चलने लगा। तुम यहाँ पहरा दो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, उसने दूसरे गार्ड से कहा जो उसके जाने से पहले खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दक्ष गार्ड का पीछा करते हुए राजा के शाही महल में पहुंच गया। 5 रक्षक शाही महल के प्रवेश द्वार पर उसकी रखवाली कर रहे थे। वो बच्चा, क्या यह उस गद्दार का बेटा नहीं है? हमारा अपना आदमी उस कमीने को यहाँ क्यों ला रहा है? ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है। देखो, वह उस कमीने से कितने सम्मान से बात कर रहा है। वह हमारे सुरक्षा कर्मियों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। वह कमीना। 5 गार्ड आपस में बात कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि दक्ष को शाही सेना के एक साथी गार्ड द्वारा यहाँ लाया जा रहा है। अल्पविराम, अंदाज मत लगाओ, मुझे खुद उससे बात करने दो ताकि पता चल सके कि वह क्या कर रहा है। हो सकता है कि वह उस आदमी को कैदी बनाकर यहाँ ला रहा हो, आगे चल रहे गार्ड ने कहा और बाकी लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचने से रोक दिया। उसने दक्ष को ले जा रहे गोरे गार्ड को देखा। गार्ड दक्ष को महल के करीब ले आया, लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता, उसने देखा कि अन्य गार्ड उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। उनकी चिंताओं को समझते हुए ब्लोंड गार्ड, जो पहले दक्ष के साथ खड़ा था, ने उनकी ओर देखा। तुम यहीं रहो, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें पता है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वे चिंतित होंगे, उसने दक्ष से कहा और फिर वह महल की रखवाली कर रहे अन्य 5 गार्डों की ओर चला गया। तुम उस गद्दार के बेटे को यहाँ क्यों ला रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जैसे ही वो पास पहुंचा, पहरेदारों ने गोरे पहरेदार से पूछा। ये सुनकर गोरा गार्ड उलझन में पड़ गया। वह यहाँ इस आदमी के बारे में बात करने आया था जिससे वह मिला था। उसने मेरी उत्तेजना में दक्ष का नाम भी नहीं पूछा, लेकिन दूसरों की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि वह कुछ भूल गया है। गद्दार का बेटा, तुम्हारा क्या मतलब है? गोरा गार्ड उलझन में पूछा। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो मेरे पीछे खड़ा है? बेशक हम जानते हैं, केवल एक मूर्ख ही नहीं जान सकता कि वह आदमी कौन है। वह उस आदमी का बेटा है जिसने हमारे राज्य को धोखा दिया। वह पिछले फीनिक्स संगठन के नेता डेमन का बेटा है, एक गार्ड ने कहा। क्या वह इतना घटिया है? ऐसा नहीं हो सकता। डेमन के बेटे के पास वर्मिलियन वॉर स्पिरिट क्यों होगी? भले ही मुझे उसे पहले देखने का मौका नहीं मिला, फिर भी मुझे पता है कि दक्ष के पास पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है, जो स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पता चला था। मेरे पीछे वाले लड़के के पास वर्मिलियन वॉर स्पिरिट है। वह आदमी नहीं हो सकता जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, ब्लोंड गार्ड ने जोर देकर कहा। क्या उस आदमी में वर्मिलियन वॉर स्पिरिट है? गार्ड ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसने मुझे दिखाया। उसने एक वार से एक गार्ड को भी हरा दिया। यह आदमी ताकतवर है। अगर वह वास्तव में दक्ष है, तो इसका मतलब ये होगा कि वह पहले अपनी ताकत छिपा रहा था, ब्लॉन्ड गार्ड ने अतीत के बारे में बात करते हुए कहा। हम उसकी युद्ध भावना का परीक्षण बाद में कर सकते हैं। पहले हमें ये बताओ कि तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? महल के रक्षकों के नेता ने चिंता में पूछा। वह हमारे पास आया और कहा कि वह हमारे शाही शहर को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल होना चाहता है। हमने सोचा कि वह सिर्फ एक बच्चा है और मजाक कर रहा है। जब उसने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने उस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी युद्ध भावना का उपयोग किए बिना सिर्फ एक ही चाल में मंगलिया को हरा दिया।
फिर उसने हमें अपनी युद्ध भावना दिखाई और कहा कि वह हमें तुरंत मार सकता था, लेकिन वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सुनहरे बालों वाली गार्ड ने दूसरों से कहा। मैं उसे राजा से मिलवाने के लिए ला रहा था ताकि वह तय कर सके कि उसे इस आदमी की मदद चाहिए या नहीं। आखिरकार वह एक वर्मिलियन वॉर स्पिरिट धारक है और वह मजबूत है। वह अगला मास्टर वर्मिलियन हो सकता है, उसने आगे कहा, लेकिन वह उस गद्दार का बेटा है। भले ही वह ताकतवर हो, हम उसे शामिल नहीं होने देंगे। वह जरूरत के समय हमें धोखा देगा जैसे उसके पिता ने दिया था। एक अन्य गार्ड ने कहा, ये तो महामहिम को तय करना है। हम बस उन्हें इस बारे में बता सकते हैं और उनके फैसले का इंतजार कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे कर्तव्य की उपेक्षा होगी, सुनहरे बालों वाले गार्ड ने कहा। चूंकि वह दक्ष को यहाँ लाया था, इसलिए वह उसे दूर नहीं धकेलना चाहता था। सुनहरे बालों वाले लड़के को दक्ष की धमकी याद आ गई कि अगर उसे राजा तक पहुंचने के लिए सभी को मारना पड़ा तो वह ऐसा करेगा। उसने दक्ष की ताकत तब भी देखी थी जब उसने अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल नहीं किया था। वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अगर दक्ष ने अपनी वर्मिलियन युद्ध भावना का इस्तेमाल करके उन सभी को मार डाला तो क्या होगा। वह ऐसा नहीं चाहता था। खुद को बचाने के लिए उसे दक्ष को राजा से मिलवाना था। ठीक है, जब तक वह हमें ये साबित कर दे कि उसमें सिंदूरी युद्ध आत्मा है, हम उसे राजा के सामने पेश कर सकते हैं। महल के रक्षकों के नेता ने अपना सिर हिलाते हुए सहमति जताई। बहुत बढ़िया, मैं उसे तुम्हें दिखाने के लिए ले जाऊंगा, सुनहरे बालों वाले गार्ड ने उत्साह से कहा और फिर वह दक्ष के पास गया और उससे कहा कि वह अपनी वर्मिलियन युद्ध आत्मा दिखाए। दक्ष ने आकाश में अपने हाथ ऊपर उठाने से पहले 10 कदम पीछे हटे। अपने भ्रम के नियम का उपयोग करते हुए उसने अपने पीछे एक वर्मिलियन छाया प्रकट की। वह एक स्पिरिट वॉरियर होने का भ्रम पैदा करने में कामयाब रहा, जिसके पास वर्मिलियन वॉर स्पिरिट थी। उसने पहले ही वर्मिलियन को ड्रैगन स्क्वाड लीडर के साथ लड़ाई के खिलाफ अपनी वॉर स्पिरिट निकालते हुए देखा था, जिससे उसके लिए यह आसान हो गया। ठीक है, तुम में वास्तव में वर्मिलियन युद्ध भावना है। ऐसा लगता है कि यह मास्टर वर्मिलियन की युद्ध भावना जितनी ही मजबूत है, भले ही तुम इतने छोटे हो। आओ, मैं तुम्हें हमारे राजा के पास ले चलता हूँ, गार्ड के नेता ने कहा और उसने दक्ष को 4 अन्य गार्डों के साथ महल के अंदर ले गया, केवल एक को पीछे छोड़ दिया। अल्पविराम। तारानकन 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 तारानकन। स्थिति बहुत खराब है। दक्षिणी सीमा पर एक संदेशवाहक भेजकर वर्मिलियन और अन्य लोगों को यहाँ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। हमें मदद की जरूरत हो सकती है। अक्ष राज्य का राजा सिंहासन पर बैठा किसी से बात कर रहा था। हाँ महाराज, उस व्यक्ति ने रॉयल हॉल से बाहर निकलते हुए कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कौन जानता था कि यह सुनाई साम्राज्य इतना चालाक होगा। भले ही हम अचानक युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही हम पर 2 तरफ से हमला करने की योजना बना ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रॉयल ट्यूटर को इसलिए मारा क्योंकि वे चाहते थे कि हम युद्ध करें? क्या हम जाल में फंस गए? राजा ने खाली दालान में खुद से कहा। अचानक राजभवन का द्वार खुला और उसने राजा को कुछ बताया। राजा ने अपना सिर हिलाया। बाकी 4 पहरेदार दक्ष के साथ अंदर आए। गार्ड के नेता ने दक्ष के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें उसकी वर्मिलियन युद्ध आत्मा और मदद करने का सुझाव भी शामिल था। राजा ने दक्ष की ओर देखा, जो उसकी ओर ही देख रहा था। क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो? राजा ने दक्ष से पूछा। हाँ महाराज, दक्ष ने उत्तर दिया। राजा ने फिर पूछा, सब कुछ होने के बावजूद इस राज्य ने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये राज्य हमेशा मेरा घर रहेगा। अपने घर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस बात पर यकीन कर लेंगे? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम हमसे नफरत न करो। ये तुम्हारी कोई साजिश होगी। पहरेदारों, उससे गिरफ्तार करो और कैद करो। राजा ने दक्ष के जवाबों पर उपहास किया और फिर अपने पहरेदारों को आदेश दिया। अल्पविराम। गार्डो, उसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो।
राजा ने दक्ष के जवाबों पर उपहास किया और फिर अपने गार्डों को आदेश दिया। दक्ष ने राजा की बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि सुनहरे बालों वाला गार्ड चिंतित लग रहा था। उसने पहले भी दक्ष का गुस्सा देखा था। उसे चिंता थी कि दक्ष फिर से गुस्से में लोगों पर हमला कर सकता है। उसने दक्ष पर नजर रखी ताकि जब दूसरे गार्ड उसकी तरफ जाए तो वह कुछ कर सके। दक्ष ने गार्डों को अपनी ओर आते देखा और मुस्कुराया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ और मैं खुद को गिरफ्तार होने दूंगा। बस याद रखना, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। मैंने तुम्हारी सेना देखी है। 2 घंटे में सुनाई सेना यहाँ आ जाएगी। तुम्हें मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है। मैं बस अपने राज्य की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि यह बच जाए तो तुम मुझे जरूर रिहा कर दोगे, दक्ष ने राजा से कहा और फिर वह वापस मुड़ा। मुझे मत छुओ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे छूने की हिम्मत मत करना, उसने गरजते हुए कहा जब उसने देखा कि गार्ड दक्ष की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। तुम मेहमान नहीं बल्कि कैदी हो। चलो पहले तुम्हारे हथियार ले लेते हैं, एक गार्ड ने दहाड़ते हुए कहा और दक्ष की पीठ पर लगी 2 तलवारों की ओर हाथ बढ़ाया। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसे बाईं ओर घुमाते हुए उसने उसे छोड़ दिया, जिससे गार्ड दीवार से टकरा गया। अन्य गार्ड दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि दक्ष अपने साथी गार्डों को दूर फेंक रहा है। उन्होंने तलवार निकालकर जबरदस्ती दक्ष के हथियार छीन लिए। राजा भी ये देखकर हैरान रह गया। दक्ष की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इससे पहले कि राजा को कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि बाकी 3 गार्ड फर्श पर पड़े हैं और दर्द से कराह रहे हैं। दक्ष ने अभी तक उन्हें नहीं मारा था। अल्पविराम, केवल सुनहरे बालों वाला आदमी ही जीवित लग रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तब तक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे छुआ नहीं जाता। मैंने आत्मसमर्पण किया क्योंकि मैं महामहिम की इच्छा का सम्मान करना चाहता था, न कि इसलिए कि मैं अपराधी था। मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। कोई भी मेरी गरिमा को कुचल नहीं सकता। मैंने यहाँ किसी को नहीं मारा। इसका एकमात्र कारण ये था कि मैं अपनी मातृभूमि का सम्मान करता हूँ और अपनी सेना को कमजोर नहीं करना चाहता। दक्ष ने जमीन पर पहरेदारों की ओर देखते हुए घोषणा की। क्या तुम मुझे सम्मानपूर्वक कोठरी में ले जाओगे या मुझे तुम्हें पीटना चाहिए और खुद उस जगह को ढूंढना चाहिए? उसने सुनहरे बालों वाले गार्ड से पूछा। राइट, सुनहरे बालों वाले गार्ड ने शुरुआती हकलाहट के बाद जवाब दिया। उसने राजा की ओर देखा और कोई विरोध न देखकर उसने दक्ष को अपने पीछे आने को कहा। महाराज, याद रखिए, मैं आपकी आखिरी उम्मीद हो सकता हूँ। जब आपको लगे कि आपको मेरी मदद की जरूरत। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जरूरत है तो आप खुद ही कोठरी में आ जाए और मैं तब भी मदद करूंगा, दक्ष ने जाने से पहले आखिरी बार राजा की ओर देखते हुए कहा। दक्ष को दोनों तलवारों के साथ कोठरी में ले जाया गया। उसे एक कोठरी दिखाई गई जिसका दरवाजा सुनहरे बालों वाले आदमी ने खोला। जैसे ही दक्ष ने कोठरी में प्रवेश किया, सुनहरे बालों वाला गार्ड दरवाजा बंद करके चला गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम राज्य पर कब्जा करने के लिए सेना लेकर आए हो और तुम उसी सेना के खिलाफ राजा की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम खुद का विरोध नहीं कर रहे हो? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास राजा को मारने और राज्य पर कब्जा करने का इतना अच्छा मौका था। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुकदमा तुरंत खत्म हो गया होता, जुन ने दक्ष से पूछा, जो उसके पास दिखाई दिया। मैं अपने खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। ये हमेशा से मेरी योजना रही है। मैं राज्य पर कब्जा करूंगा और यह बलपूर्वक भी होगा। हालांकि नागरिक मेरा विरोध नहीं करेंगे। ये सिंहासन पर पूरी तरह से उचित होगा, कम से कम बाकी सभी की नजर में, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। सबसे पहले मुझे बाकी राजकुमारों को मारना होगा।
सबसे बड़े राजकुमार को पहले ही सिंहासन के अधिकार से निष्कासित कर दिया गया है। मुझे बाकी लोगों को भी खत्म करना होगा। जेल के अंदर होने से मुझे अच्छा कवर मिलेगा, उसने कोठरी से बाहर देखते हुए कहा। वह अपनी दिव्य इंद्रिय से पूरे महल को देख चुका था। उसने राजकुमारों के पोस्टर भी देखे थे। अब उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि महल में कौन कौन राजकुमार कहाँ है। सेना को 2 घंटे के भीतर शाही महल को घेर लेना चाहिए। राजा संभवतः उससे पहले ही मदद मांगने आ जाएगा। अल्पविराम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तुम राजकुमारों के साथ राजा को भी क्यों नहीं मार देते? जून ने फिर पूछा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जानता हूँ, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसके चारों ओर का स्थान अस्थिर होने लगा, उसकी आंखों का रंग बदल गया और वे तारों जैसे काले हो गए। वह जेल से गायब हो गया और एक कमरे में प्रकट हुआ जहां एक युवक आराम से सो रहा था। वह आदमी इतनी शांति से सो रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे पता भी नहीं था कि राज्य में क्या हो रहा है। बिस्तर की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी तलवार उस आदमी की छाती में घुसा दी। चाकू लगने से उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। दर्द से चीखने के लिए उसके होंठ खुले, लेकिन वह चीख नहीं सका क्योंकि दक्ष ने उसका मुंह तुरंत बंद कर दिया था। वह तुरंत मर गया। उस आदमी को मारने के बाद दक्ष ने उसके शरीर को कंबल से ढक दिया और फिर गायब हो गया। दक्ष को सभी राजकुमारों को चुपके से मारने में बस कुछ ही मिनट लगे। सबको मारने के बाद वह वापस जेल की कोठरी में चला गया। वह 5 मिनट से भी कम समय से कोठरी से गायब नहीं हुआ था। दीवार की ओर वापस चलते हुए दक्ष दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। वह राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा और अपनी आंखें बंद करके समय का सदुपयोग करने के लिए साधना करने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। जब दक्ष जेल की कोठरी में आराम कर रहा था, तब सुनाई साम्राज्य की सेना कत्लेआम कर रही थी। सुनाई के राजा ने अपने सबसे अच्छे सैनिकों में से एक को इस आक्रमण दल में भेजा था, जबकि अक्ष साम्राज्य सेना के शीर्ष सैनिक शाही शहर में हो रहे आक्रमण से अनजान होकर दक्षिणी सीमा पर चले गए थे। जो रक्षक पीछे रह गए थे वे अच्छे थे, लेकिन वे सुनाई साम्राज्य की अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना के सामने असफल होते दिख रहे थे। सुनाई साम्राज्य की सेना ने 10 लोगों को खो दिया, जबकि अक्ष साम्राज्य ने पहले ही 100 लोगों को खो दिया था। वे मारे जा रहे थे और उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यह अक्ष साम्राज्य की रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। उन सभी को मार डालो और शाही महल पर कब्जा कर लो। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सुनाई जनरल ने एक ही हमले में 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराते हुए कहा। अल्पविराम। सुनाई साम्राज्य की सेना का सेनापति जनरल हु आगे बढ़ते हुए अक्ष सेना के सैनिकों को एक के बाद एक मारता रहा। अक्ष की सेना जो शाही शहर के भीतर रह गई थी, वह उनकी मुख्य सेना नहीं थी, इसलिए उनमें से कोई भी जनरल हु का सामना नहीं कर सकता था, जो सुनाई साम्राज्य का मुख्य सेनापति था। फीनिक्स संगठन जो ऐसे समय में राज्य की रक्षा करता, उसका कोई भी सदस्य यहाँ नहीं था। वे सभी दक्षिणी सीमा पर थे, ड्रैगन स्क्वाड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी सेना की मदद कर रहे थे। तारांकन 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 तारांकन। 30 मिनट। अपने घुटनों पर उंगलियां थपथपाते हुए दक्ष बुदबुदाया। हमला करीब 30 मिनट पहले शुरू हुआ था। अब तक अक्ष की सेना का सफाया हो जाना चाहिए था। अगर वे कम से कम सक्षम हैं तो सुनाई सेना को जल्द ही रॉयल पैलेस की ओर बढ़ना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने कोठरी की सलाखों की ओर देखा, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जल्द ही वह कदमों की आवाज सुनने में सक्षम हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह खड़ा नहीं हुआ। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं। एक गार्ड दक्ष की कोठरी के सामने रुका और दक्ष को सूचित किया। वह मुझसे मिलना चाहता है। क्या वह यहाँ नहीं है? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, जैसे कि वह इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानता हो। वह तुमसे मिलने क्यों आएगा? वह हमारा सर्वशक्तिमान शासक है। मेरे साथ आओ, गार्ड ने सख्ती